तंत्रा और अंबा अपने घोड़ों से आगे सफर करते करते एक घने जंगल में पहुंच गए थे। उस घने जंगल में धुंध की वजह से दिन दहाड़े भी इतना अंधेरा था कि दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। अंबा और तंत्रा के घोड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान अंबा और तंत्रा ने भांप लिया था कि कुछ अदृश्य शक्तियां घने जंगल में मौजूद थी। ये शक्तियां इनको घेरने की फिराक में थी। घोड़े जोर जोर से बिदकने भी लगे थे। तंत्रा और अंबा अपने आप को संभाल रहे थे। इतने बड़े घने जंगल में जैसे अचानक से तूफान आ गया था। तंत्रा ने अंबा को देखकर इशारा किया, बहुत संभल के रहना अंबा, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो अदृश्य है और वो किसी भी समय हम पर हमला कर सकती है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अंबा ने उसी सतर्कता से कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तंत्रा ने घोड़े को संभालते हुए कहा, मुझे पता है इन अदृश्य शक्तियों से कैसे मुकाबला करना है। ऐसा कह के तंत्रा एकदम से किसी ध्यान में चली गई थी, जैसे कि वो कुछ शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। उसी दौरान घने जंगल में चारों तरफ से आग लगने लगी और तंत्रा अपनी आंख बंद करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रही थी। अंबा इन सारी अदृश्य शक्तियों से मुकाबला कर रही थी। अंबा कुछ मंत्र बोल रही थी, जिसके कारण वो आग अंबा के घोड़े और तंत्रा के घोड़े के पास भी नहीं आ रही थी। घने जंगल में अचानक से लगी हुई आग में भी अंबा और तंत्रा के घोड़े आगे चले जा रहे थे। तंत्रा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए। तंत्रा के इशारे से बारिश होने लगी और इसी बारिश की वजह से पूरे जंगल की आग कुछ ही वक्त में बुझ गई। आग बुझ गई थी, मगर जैसे ही तंत्रा ने बारिश रोकी, पूरे जंगल में एक जहरीला धुआं चारों तरफ फैलने लग गया। अंबा और तंत्रा को आगे कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। अंबा और तंत्रा के घोड़े अपनी जगह रुक गए थे। उस घने जंगल में इतना धुआं हो गया था कि अंबा और तंत्रा की खांस खांस कर जान जा रही थी। उनका दम घुटने लगा था। इसी के कारण तंत्रा और अंबा कोई भी मंत्र बोल अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तंत्रा ने खांसते हुए अंबा से कहा, मैं कुछ करती हूँ, तब तक तू अपने आप को संभाल। अपनी बेकाबू सांस पर नियंत्रण करते हुए तंत्रा ने एकाग्रचित्त होकर कोई मंत्र पढ़ा और उसके मंत्र पढ़ते ही वह अदृश्य शक्तियां दिखाई देने लगी। उन शक्तियों ने बिना रुके अंबा और तंत्रा पर हमला कर दिया था। एक शक्ति जो दिखने में किसी गैंडे की तरह था, वो ठीक तंत्रा के पीछे था। उसे अंबा ने देख लिया था। अंबा ने तंत्रा को चेतावनी दी, संभलो, तुम्हारे पीछे से शक्तिशाली जीव आ रहा है। जैसे ही अंबा ने कहा, तंत्रा एक ओर झुकते हुए पलट गई। उसकी जान बच गई। गेंडे जैसे उस जीव के टक्कर से एक पेड़ गिर गया था। तंत्रा का गुस्सा अपने चरम पे था। तंत्रा ने हवा और पानी की मदद से बहुत बड़ा चक्र बना दिया। वो शक्ति चक्र उस गेंडे जैसे विचित्र जीव को बीचों बीच दो भागों में चीरता चला गया था। उसी चक्र की सहायता से तंत्रा और अंबा ने शेर की तरह गरजने वाले और हाथी की तरह विशालकाय जीव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घने जंगल में अदृश्य शक्तिशाली जीवों को प्रकट करके अंबा और तंत्रा ने अपनी बहादुरी से शक्तिशाली जीवों को एक ही झटके में मार गिराया। लेकिन तब तक तीसरा जीव लुप्त हो चुका था, जबकि तंत्रा अब भी उसे ढूंढने में लगी हुई थी। काफी देर बाद भी जब कोई हमला नहीं हुआ, तो अंबा और तंत्रा ने आगे की यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। महल में कोई खास चहल पहल तो नहीं थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। शाम का वक्त था। मीरा अकेली बागीचे में बैठी हुई थी। वो अपने आप को दोषी ठहरा रही थी कि अनुभव आज जो भी स्थिति में था उसकी वजह से था। उसे पता था कि अनुभव निर्दोष था। मीरा अपने आप को दोषी मान रही थी। अगर उसने समय रहते ही अनुभव को महल से कहीं दूर भेज दिया होता, तो शायद आज अनुभव का जीवन कुछ और ही हो सकता था। वैसे भी ये लड़ाई अकेले मीरा की थी। तभी मीरा के पीछे एक कबूतर गुटर गू करने लगा। उसे कहीं ना कहीं पता था कि वो अभी भी अनुभव से उतना ही प्यार करती थी जैसे वो पहले किया करती थी। कहीं ना कहीं उसे भी यकीन था कि अनुभव भी उससे उतना ही प्यार करता जितना कि वो करती थी। बस चंदा की वजह से
अनुभव उससे इतना दूर था। वीर सिंह से शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया था और इस बदलाव को कबूल कर पाना मीरा के लिए आसान नहीं था। मीरा बागीचे के उस हिस्से में बैठी थी जहां से उसे राजा का कमरा दिखाई दे रहा था। राजा वीर सिंह का कमरा दिखाई देते ही उसे राजा की सारी बातें याद आ रही थी। इसलिए मीरा बागीचे की दूसरी ओर जाकर खड़ी हो गई थी। पर दूसरी ओर उसे चंदा का कमरा दिखाई दिया और उसे अनुभव की सारी बातें याद आने लगी। मीरा पागल हुए जा रही थी, इसलिए मीरा बागीचे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी। और तभी एक कोयल आ गई थी जो कब से कूके जा रही थी। बागीचे के बीचों बीच खड़ी मीरा का मन शांत नहीं हो पा रहा था। अभी भी मीरा के मन में राजा और चंदा का अनुभव के प्रति रूखा व्यवहार जैसी कई बातें याद आ रही थी। जैसे ही मीरा ने अपनी आंखें खोली, एक कोयल उसके सामने उड़ती हुई दिखाई दी। अब कोयल की जगह एक मैना उड़ रही थी। इसका मतलब ये वो और कोई नहीं बल्कि अजिंक्य था, जो उसके सामने उड़ उड़कर उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सोचते हुए मीरा ने अपनी आंखें खोली और अजिंक्य से कहा, मारे को पता है कि तू अजिंक्य ही है। तू ज्यादा उड़ मत, सीधा सीधा हमारे सामने आ जा। तू कल से दिमाग खराब कर चुका है। अब और मुझे परेशान मत कर भाई। तू थारी ये नौटंकी अब बंद कर। मीरा अजिंक्य को डांट रही थी और उसके पीछे खड़ी दूर से चंदा ये सब देख रही थी। चंदा को लग रहा था कि मीरा शायद पागल हो गई थी या फिर पागलपन का स्वांग रचा रही थी। फिर भी चंदा वहीं जमी रही। उसे मामले की तह तक जाना था कि आखिर मीरा इस चिड़िया से क्यों बातें कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा सचमुच में चिड़ियों से बातें कर सकती थी। तंत्रा और अंबा से मात खाया हुआ वत्सल बाबा बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियां उसने वर्षों की साधना करके पाई थी, उन अदृश्य शक्तियों को अंबा और तंत्रा ने मुकाबले में मार दिया था। अब यह शक्तियां उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आने वाली थी। उनमें से सिर्फ एक विशालकाय अजगर ही बच पाया था। वत्सल बाबा बहुत ज्यादा अचंभित था कि अंबा और तंत्रा के पास इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई। वत्सल बाबा बार बार यही सोच रहा था कि तंत्रा की शक्तियां तो थी ही, अब अंबा की भी शक्तियां बढ़ गई थी और यही चीज वत्सल बाबा को सोचने पर मजबूर कर रही थी। वत्सल बाबा जब यह सारी बातें सोच रहा था, तभी उसके सामने दो खोपड़ी उड़ रही थी। एक सुनहरी खोपड़ी थी और दूसरी सफेद। वत्सल बाबा ने उन दोनों खोपड़ियों से कहा, मुझे अब बहुत चतुराई से काम करना होगा, क्योंकि अब अंबा और तंत्रा की शक्तियां बढ़ गई हैं। जब इन दोनों की शक्तियां मिलकर मुझसे सामना करेगी, तो हर बार मुझे ऐसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। पर मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हर बार मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। मुझे भी अब बहुत बड़ी शक्तियों की जरूरत है और इतनी बड़ी शक्तियां पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तभी सुनहरी खोपड़ी ने वत्सल बाबा से कहा, वत्सल बाबा आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। देखना, अगली बार जो वार होगा वो हमारी तरफ से ही होगा और वो वार खाली नहीं जाएगा। शमशान के बैतालों की टोली भी आपके साथ होगी। तभी सफेद खोपड़ी ने वत्सल बाबा को सूचित किया, वत्सल बाबा बस यही बात नहीं है, काली खोपड़ी वो अभी तक नहीं लौटी है। हम अभी तक चुप थे क्योंकि हमें लगा आपने किसी गुप्त काम से उसे कहीं भेजा होगा। वत्सल बाबा ने एकदम से चौंकते हुए कहा, मैंने कहीं नहीं भेजा था। महल तो तुम सब साथ साथ ही गए थे। फिर मुझे कैसे पता होगा कि काली खोपड़ी कहाँ होगी। तभी सफेद खोपड़ी ने वत्सल बाबा से कहा, आप सच कह रहे हैं वत्सल बाबा, काली खोपड़ी तो मेरे साथ ही महल गई थी, पर मुझे अब याद आ रहा है कि वो वापस नहीं लौटी। ये सारी बातें सुनकर वत्सल बाबा और परेशान हो गया और वो दोनों खोपड़ी को डांटने लगा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आखिरकार काली खोपड़ी कहाँ रह गई, क्योंकि उसके बिना मेरा तांत्रिक अनुष्ठान हो नहीं पाएगा। अब मुझे ही ध्यान लगाकर पता करना होगा। कहाँ चल दिए मूर्खों, जब तक उसका पता न लगा लूं, तुम दोनों मेरे सामने से कहीं नहीं जाना। उधर छत पर मीरा के सामने अजिंक्य अपने असली रूप में आ गया था। चंदा की आंखें फटी की फटी रह गई। चंदा दूर खड़ी बस उन दोनों को देख रही थी। अजिंक्य ने पास आकर मीरा की ओर देखा। तो अब तक नाराज है मुझसे? देख मीरा,
अब तो मान जा, मैंने तुम्हें सताया, उसके लिए माफी भी मांग रहा हूँ। सच कहूँ तो तेरा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मीरा को भी लगा अजिंक्य की इसमें क्या गलती थी। वो तो वही सब बात बता रहा था जो उसे देखा था। ठीक है अजिंक्य, छोटा भाई है तू, ये जानकर तुझे माफ किया। आइंदा ऐसा वैसा कुछ मत बोलना। तू मेरे मामले में अपना दिमाग लगाना बंद कर, फिर तेरा मेरा झगड़ा भी बंद हो जाएगा। कहाँ था तू पूरे दिन? तूने कुछ खाया पिया भी या नहीं? वैसे जब तू चिड़िया बन गया था तो चिड़ियों वाला दाना भी चुग सकता था। अजिंक्य को मीरा की चुहलबाजी अच्छी लगी और वो मीरा को ऐसे ही खुश देखना चाहता था। उसने भी अपनी बात जारी रखी। ऐसा नहीं है मीरा, इच्छाधारी होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं जिनका रूप धरूं उनकी तरह खाना पीना खाऊं और उनकी तरह सोचना समझना शुरू कर दूं। अजिंक्य को मीरा से लगातार बातें करते देख चंदा के दिमाग में कुछ आया और वो सीढ़ियों से दौड़ते दौड़ते अपने कमरे की ओर भागी। चंदा सुध बुध खोकर सीढ़ियों से भाग रही थी। सारे पहरेदार चंदा को देखकर एकदम से घबरा रहे थे कि आखिरकार चंदा को क्या हो गया था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चंदा को रोककर एक बार पूछे कि आखिर माजरा क्या हुआ था। चंदा जैसे तैसे करते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई थी। कमरे में अनुभव था और चंदा हांफते हांफते अनुभव को बता रही थी, वो तुम्हारी जो भूतपूर्व प्रेमिका है, वो मीरा, वो किसी और के साथ आशिकी लड़ा रही है। छत पर झगड़ा तो ऐसे कर रही थी जैसे कि वो अनजान पुरुष उसका कोई खास हो। कुछ अजिंक्य नाम करके पुकार रही थी और उस पर गुस्सा हो रही थी। और हाँ, वो इच्छाधारी था। अनुभव को इन सारी बातों पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उसने कुछ प्रतिक्रिया दी। उल्टे उसने चंदा को अपनी बाहों में ले लिया। तुम इतनी हाफ रही हो और इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मन कर रहा है कि तुम्हें मैं ऐसे ही अपने गले से लगाकर सुकून देता रहूं। वैसे अगर इस बात का फायदा उठाना चाहती हो मेरी रानी, तो वीर सिंह को ये गर्मा गर्म खबर पहुंचा दो, फिर देखो क्या होता है। चंदा ने झट से अनुभव से अपने आप को अलग किया। अपने कमरे से फिर से भागकर राजा के कमरे की ओर दौड़ने लगी। इस बार भी सारे पहरेदार चंदा को देखकर हैरान हो रहे थे कि आखिरकार चंदा को हुआ क्या था। चंदा भागते भागते राजा के कमरे में पहुंच गई, जहां राजा ने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। इसकी परवाह ना करते हुए चंदा वीर सिंह को बोलती गई, भैया जरा मेरे साथ छत पर आकर देखो, तुम्हारी पत्नी कितनी बेवफाई कर रही है एक अनजान पुरुष के साथ, जो कभी तितली बन रहा है तो कभी चिड़िया। उसके साथ वो फुलझड़ी की तरह खिलखिला रही है। नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि वो उसका कोई खास हो। भैया आप मेरे साथ चलो और उसको एक बार देख लो, क्योंकि तुम्हें वो हमेशा धोखा देती है और तुम उसे सीधी सादी लड़की समझ बैठे हो। ये बात सुनकर राजा वीर सिंह को समझते देर नहीं लगी कि उस दिन यही इच्छाधारी था जो मीरा के साथ उसके कमरे में था। फिर सारा मामला राजा को समझ आ गया। उसकी मुट्ठियां भींच गई और आंखें गुस्से से लाल पीली हो रही थी। गुस्से से तिलमिलाते हुए वीर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया। क्या वत्सल बाबा राजमहल में घुसने का दुस्साहस करेगा? क्या वीर सिंह के हाथों अजिंक्य और मीरा एक साथ पकड़े जाएंगे? राजा वीर सिंह गुस्से में अपने कमरे से बाहर आया और सैनिकों को आवाज देकर बुलाया। सारे सैनिक, पहरेदार और रक्षक राजा के सामने आकर खड़े हो गए थे। राजा वीर सिंह ने अंगरक्षक और सैनिकों से कहा, तैयार रहो, हमें एक शत्रु का सर कलम करना है। वो मायावी है, तुम्हें कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी दिखे तो भी उसे मार गिराना। तीरंदाजों, महल के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ। राजा छत की ओर बढ़ता गया। सैनिक, अंगरक्षक और सिपाही राजा के पीछे पीछे बढ़ते गए। बहुत सारे सैनिक, अंगरक्षक और पहरेदार एक साथ सीढ़ियों से छत की ओर बढ़ रहे थे और उनके कदमों की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। यह आवाज साफ साफ अजिंक्य और मीरा के कानों में पड़ रही थी। जैसे ये आवाज अजिंक्य के कानों में गई, वैसे ही अजिंक्य
अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगा। मीरा भी अपनी नजरों से महल के चारों ओर देख रही थी। सैनिकों की गतिविधि छत से साफ साफ दिख रही थी। दोनों की नजर एक ही साथ महल के सीढ़ियों तक रुक गई थी, क्योंकि महल की सीढ़ियों से ही ये आवाज आ रही थी। मीरा ने अजिंक्य को कहा, मारे को लगता है अब थारे को यहाँ से चले जाना चाहिए, पर तू पक्षी बनकर भी आसमान में उड़ेगा तो वीर सिंह के सिपाही तुझे तीर से मार देंगे। ऐसा कुछ कर कि तू यहाँ से बचकर निकल सके। अजिंक्य ने मीरा से कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि राजा पूरी फौज के साथ ऊपर आ रहा है। अगर मैं किसी भी प्राणी का रूप लेता हूँ तो भी राजा के सैनिक मुझे किसी भी हालत में पकड़ ही लेंगे। मुझे वो बनना होगा जिससे राजा मुझ तक पहुंच ना पाए या राजा की नजर मुझ पर ना पड़े। मीरा ने बहुत ही परेशान होकर अजिंक्य से कहा, थारे पास बहुत ही कम वक्त है। वीर सिंह किसी भी वक्त हमारे पास पहुंचता ही होगा। तुझे जो भी करना है जल्दी कर, क्योंकि उसके गुस्से से मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगी। अजिंक्य एकदम से मक्खी के रूप में आ गया और मीरा के कपड़े में छिप गया। मीरा इधर उधर बस देखती रह गई। जिस पल अजिंक्य गायब हुआ उसी पल राजा छत पर पहुंच गया और राजा को देखकर मीरा चुपचाप खड़ी हो गई। मीरा को अकेली छत पर खड़ा देखकर वीर सिंह और बौखला गया था और उसने साफ साफ मीरा से पूछा, कहाँ है तुम्हारा साथी? कहाँ छिपकर बैठा है? और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि चंदा ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे साथ वो इच्छाधारी पुरुष था, वही पुरुष जो कल रात तुम्हारे कमरे में था। कौन है ये इच्छाधारी पुरुष? आखिरकार तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? वीर सिंह को मीरा कुछ कह नहीं पा रही थी। राजा ने तुरंत सैनिकों और पहरेदारों से कहा, सैनिकों, पूरे छत की तलाशी लो। कुछ भी दिखे उसे तुरंत निशाना बना लो और उसे वहीं पर जान से मार दो। फौज पूरे छत पे अजिंक्य को ढूंढने में लग गई। मीरा ने राजा से पूछा, थारे को हो क्या गया है? बावरा हो गया है कि देख रहा है कि मैं अकेली यहाँ पर छत पर खड़ी हूँ और तब भी मारे को पूछ रहा है? थारे को चंदा की बातों पर यकीन है। वाह राजा वीर सिंह। राजा ने तमतमाते हुए मीरा से कहा, मेरी बहन है चंदा, वो क्यों मुझसे झूठ कहेगी? और उसके झूठ बोलने का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, मुझे ये बताओ कि तुम इस समय अकेली छत पर क्या कर रही हो? मीरा ने राजा से कहा, क्यों, थारे महल में कोई नियम है क्या जो इसी वक्त मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? वैसे छत पर आने जाने का भी कोई समय है क्या? ऐसा है तो मारे को बता दे, कल से मैं उसी समय आया करूंगी। राजा ने मीरा से कहा, ऐसी बात नहीं है, तुम जब चाहो तब छत पर आ सकती हो, पर मुझे पता है कि कल रात जो आदमी तुम्हारे साथ था वो अभी इसी वक्त तुमसे छत पर बातें कर रहा था। मीरा ने समझदारी से वीर सिंह को अपना तर्क दिया। मारे को लग रहा है कि अभी भी थारे को मारे पर यकीन नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसे ढूंढ ले, फिर मारे पे इल्जाम लगा लेना। तू जाने कि मैंने सिर्फ अनुभव को प्यार किया है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। वीर सिंह कुछ मीरा से कहे इससे पहले ही मीरा वहां से चली गई। सैनिकों को भी कुछ हाथ नहीं लगा। वीर सिंह का चेहरा देखने लायक था। इधर वीर सिंह को इतने गुस्से में देख चंदा मन ही मन में बहुत खुश हो गई थी और खुशी से वो अपने कमरे की ओर ऐसे चल रही थी मानो उसके पांव को पंख लग गए थे। वो बहुत खुश थी कि उसकी योजना कामयाब हो गई थी। चंदा ने जो सोचा था कि वो मीरा और वीर सिंह के बीच नफरत का जहर घोल देगी, उसकी ये योजना कामयाब हो गई थी। वो अपने कमरे में आ गई और खुशी से उसने अनुभव को गले लगा लिया। अनुभव को गले लगाते हुए चंदा ने अनुभव से कहा, देखो, अगर तुम वाकई में मीरा से प्यार करते तो आज तुम्हारे भी दिल पर चोट लगी होती जैसे आज भैया को लगी है। वो लड़की सही नहीं है किसी के लिए भी, वो एक धोखेबाज है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मैं मिली हूँ? मैं जो हमेशा ही तुमसे प्यार करती थी और करती रहूंगी। अनुभव ने चंदा को अपनी तरफ खींचते हुए बाहों में ले लिया था। उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे सरकाते हुए अनुभव ने चंदा से कहा, वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की मिली। वैसे भी मैं उस बेवकूफ मीरा से तो कभी प्यार करता ही नहीं था।
इसीलिए तो मुझे जरा सा भी समय नहीं लगा उसको बेवकूफ बनाने में, और वो आसानी से मेरे प्यार में बेवकूफ बन गई। उसे लगता था कि मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। चंदा और अनुभव एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, और एक दूसरे से वो सारी बातें कह रहे थे जिनसे शायद उन दोनों को बहुत खुशी मिल रही थी। दोनों एक दूसरे के प्रति अपना भरोसा, अपना प्यार जता रहे थे। अनुभव ने अपनी मस्ती में चंदा के गालों को चूमते हुए कहा, मीरा की मूर्खता की वजह से मैं आज इस महल में आया हूं और तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूं। कहीं ना कहीं इसकी वजह भी मीरा ही है, पर शायद ये सारी बातें मेरी किस्मत में लिखी थी और इसीलिए हम दोनों आज मिले हैं। तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं। चंदा ने अनुभव की पीठ पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं हमारे बीच किसी तीसरे को आने नहीं दूंगी, चाहे वो मीरा हो या कोई और। अपनी जान दे दूंगी या उसकी जान ले लूंगी। अनुभव ने चंदा के पांव को अपने पांव से सहलाते हुए बोलना जारी रखा, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। उस मूर्ख मीरा की बात तो तुम करो ही मत। उसे इसकी भनक तक नहीं होगी कि हम दोनों इतने करीब हैं। वो तो जिंदगी भर अभी इसी भ्रम में रहेगी कि अनुभव सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है और किसी से नहीं, और उसकी पूरी जिंदगी बस मुझे पाने की हसरत में ही गुजर जाएगी। राजा वीर सिंह का जैसे ही खात्मा होगा, मैं 100 बरस के यौवन के लिए उसे एक रात की दुल्हन बनाऊंगा। फिर जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेगी मीरा। चंदा ये सारी बातें सुनकर हंसने लग गई, और चंदा के साथ साथ अनुभव भी उसके साथ हंसने लगा। वीर सिंह ने जब से मीरा और अजिंक्य के बारे में सुना था, तब से वो बेचैन हो रहा था। वो किसी भी हालत में मीरा से सीधा बात करना चाहता था। वो कई बार उसके कमरे तक गया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर मीरा से सीधा सीधा बात कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था कि शायद मीरा अगर इस बात से गुस्सा हो गई तो वो मीरा को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। वत्सल बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक यज्ञ करने बैठा था, और वो इतने गुस्से में था कि अगर कोई भी उसके यज्ञ के बीच आता तो शायद वो उसे जान से ही मार देता। बारंबार बलि वेदी पर अपने खून की आहुति दिए जा रहा था। वहीं सुनहरी खोपड़ी और सफेद खोपड़ी वत्सल बाबा के इस रूप से डर गए थे कि आखिरकार बाबा को शांत कैसे किया जाए। देखते देखते सुनहरी खोपड़ी ने सफेद खोपड़ी से कहा, तू एक बार बात कर ले बाबा से और उन्हें शांत होने को कह दे। अगर इनका गुस्सा ऐसे ही 7वें आसमान पर रहा ना, तो पता नहीं बाबा क्या कर लेगा। इसी बात पर सफेद खोपड़ी ने सुनहरी खोपड़ी से कहा, तू ही बात कर, वैसे भी काली खोपड़ी की बात तो मैंने नहीं बताई थी। अब तू बात कर ले। अगर बाबा भी शांत नहीं हुए ना, तो सारा गुस्सा हम पर ही उतरने वाला है। दोनों में से कोई तैयार नहीं था कि वत्सल बाबा को कौन समझाए। सुनहरी खोपड़ी ने एक बार कोशिश की। वो बाबा के पास गई और उसने बाबा से कहा, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे काली खोपड़ी को वहां से निकालने के लिए। वैसे भी ये हमारी गलती है। वत्सल बाबा, खुद को इतना कष्ट मत दो। वत्सल बाबा एकदम से चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी काली खोपड़ी को अपने पास वापस लाना ही पड़ेगा। मैं तो वीर सिंह के महल में प्रवेश नहीं कर सकता, मेरे लिए तो वो नामुमकिन है, पर उस महल के चौखट तक तो जा ही सकता हूँ। वहां चंदा या मीरा के जादू का बंधन कोई काम नहीं करेगा। सुनहरी खोपड़ी और सफेद खोपड़ी ने एक साथ बाबा से कहा, जी हाँ, हम जाएंगे और काली खोपड़ी को बचाकर ले आएंगे। हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे और आप जैसा जैसा कहोगे वैसे ही काम करेंगे। आप चिंता मत करो, हम किसी भी हालत में हमारे साथी को वहां से वापस जरूर लेकर आएंगे। कल रात से खिड़की पर बैठे बैठे मीरा सो गई थी। दूसरा दिन हो गया था और सूरज की किरण जैसे ही मीरा के चेहरे पर आई, तेज धूप के कारण उसकी आंख खुल गई। मीरा ने अपने कमरे की खिड़की को खोल दिया और बाहर की सारी रोशनी और ठंडी ठंडी हवा को अंदर आने दिया। मीरा ने अपने हाथ को जोड़ सूर्य को नमस्कार किया।
अपने आप से कहीं ना कहीं वो प्रतिज्ञा कर रही थी, मानो उसके जीवन में एक नई सुबह हो गई थी। वो सब कुछ बदल देना चाहती थी। राजा वीर सिंह सुबह से ही मीरा के कमरे के बाहर टहल रहा था और अब राजा ने अपने मन में एक बात ठान ली थी कि वो अब जाकर मीरा से बात करेगा। राजा मीरा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा, पर मीरा कमरे का दरवाजा खोल नहीं रही थी। राजा बाहर बहुत परेशान हो रहा था कि आखिरकार मीरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। राजा को ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं मीरा बहुत परेशान है और इस परेशानी की वजह या तो अनुभव था या फिर अजिंक्य। राजा वीर सिंह को मीरा की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए अब राजा बहुत ही जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक देने लगा। कुछ ही वक्त के बाद मीरा ने दरवाजा खोल दिया था और जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही राजा के होश उड़ गए। मीरा की अवस्था देखकर मीरा के बाल बिखरे हुए थे, मीरा की आंखें लाल हो गई थी और उसके आंसुओं से उसका काजल धुलकर चेहरे पर फैल गया था। हमेशा आक्रामक और सचेत रहने वाली मीरा के चेहरे पर उदासी थी। वीर सिंह ने मीरा की हालत देखी, पर उसको अब बेजान मीरा पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी फिक्र हो रही थी। इसलिए वीर सिंह ने बड़े ही प्यार से मीरा से कहा, कल का सूरज तो कब का ढल चुका, आज की तरफ देखो, नया दिन है और कितना उजाला है। अभी नहा लो और कुछ नाश्ता कर लो। यहाँ पूरी रात घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते तंत्रा और अंबा ने जंगल पार कर लिया था। उन्हें मैदानी हिस्सा दिखने लगा था। दोनों एक पहाड़ी इलाके में आ गए थे, जहाँ चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद दोनों ने अपने घोड़ों को लगाम देकर रोक दिया था। घोड़ों से उतरने के बाद दोनों अनुमान लगा रहे थे आगे की यात्रा किस दिशा की ओर शुरू की जाए। अंबा ने कोई दिशा सूचक यंत्र निकालकर दिशा का अनुमान लगाया। उन्हें पूरब की ओर कुछ और दूर जाना था। तंत्रा और अंबा पैदल चलते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी और ना ही यात्रा की कोई थकान थी। थोड़ी ही दूर आगे एक ऊंचा सा पहाड़ था जो बर्फ से ढका हुआ था। कठोर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन तंत्रा और अंबा को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। पहाड़ की सीध में दोनों चलते ही गए। थोड़ी दूर समंदर की लहरों की टकराहट सुनाई दी। दोनों की आंखों में सुकून के जुगनू चमके। वहीं जमीन के एकदम बीचों बीच दोनों अपने घुटनों के बल बैठ गए। दोनों ने अपने अपने बाएं हाथ आगे बढ़ाए और एक दूसरे की कलाई को जोर से पकड़ लिया। तंत्रा ने अपना दायां हाथ जमीन पे टिकाया और वहीं अंबा ने उसके हाथ पे अपना दायां हाथ मजबूती से रख दिया। दोनों ही आसमान की ओर देखते हुए मंत्र पढ़ने लगे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होती चली गई। जैसे ही उन दोनों ने अपनी आंखें खोली, तब दोनों की आंखें सुनहरी हो गई थी। उनके एक मंत्र पढ़ते ही एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, मानो उस पहाड़ी इलाके में ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया था। परिणाम स्वरूप वहां की चट्टान समेत बर्फ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। जहां अंबा और तंत्रा बैठे थे, वो जगह टापू जैसे बन गई। बर्फ के पिघलते ही पानी को चीरते हुए एक नीले रंग का समुद्री जीव बाहर आ गया। समुद्री जीव इतना विशाल था कि उसके सामने अगर 10 हाथियों को भी खड़ा कर दिया जाता तो वो उससे भी विशाल दिखता। अंबा और तंत्रा ने डरने के बजाय उसका शरीर थपथपाया और उस जीव ने भी उनको ऐसे देखा जैसे कि वो पहले से ही अंबा और तंत्रा को जानता था। दोनों उसकी पीठ पर बैठ गए और उसे जोर से पकड़ लिया। पहले वो नील समुद्री जीव पानी पर तैरने लगा, फिर कुछ दूर जाते ही उसने समुंदर के अंदर गोता मार दिया। जाने अनजाने दुश्मनों से घिरी मीरा अब क्या करेगी? क्या तंत्रा और अंबा अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? मीरा अपने कमरे में गहरी सोच में टहल रही थी। अचानक उसने कुछ करने की ठान ली और वो अपने कमरे से बाहर चली गई। मीरा इतने विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी कि उसे देखकर
साफ साफ पता चल रहा था कि उससे कुछ तो निश्चय कर लिया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए मीरा चंदा के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। बस आगे 2 कदम पे ही चंदा का कमरा था। वहीं एकदम से रुककर मीरा ने अपने आप से कहा, आज मैं अनुभव से अपने दिल में छुपाए सारे सवालों के जवाब लेकर ही रहूंगी। ना ही आज मुझे किसी का डर है और ना ही उससे मिलने से मुझे कोई रोक सकता है। अपना निश्चय दोहराते हुए मीरा कमरे की ओर बढ़ गई। चंदा के कमरे के दरवाजे की कुंडी लगी हुई नहीं थी, बस दरवाजा हल्का सा बंद किया हुआ था। मीरा ने बिना सोचे समझे दरवाजे को एकदम से खोल दिया और वहीं चंदा के कमरे में बिस्तर पर अनुभव और चंदा बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। चंदा के गोरे गोरे बदन पर अनुभव के हाथ इधर उधर मंडराते हुए मीरा ने देख लिया था। चंदा और अनुभव एक दूसरे में डूब गए थे और दरवाजा खुलने की आहट से उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। पर कमरे में आ रही पायल की आवाज से दोनों ने एक दूसरे को एकदम से छोड़ दिया था और उनकी आंखें मीरा को देखते ही चौंक गई। अनुभव और चंदा अपने बदन पर वैसे ही चादर ओढ़े सोए रहे, क्योंकि मीरा की मौजूदगी में अब कपड़े पहन पाना मुश्किल था। पर मीरा वहां पर ऐसे खड़ी थी जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने मन को कठोर करके सारा दृश्य बिना कोई भावना दर्शाते हुए मीरा चंदा और अनुभव के सामने अटल निश्चय और अटूट विश्वास के साथ खड़ी थी। चंदा को मीरा का बदला रूप देखकर हजम नहीं हो रहा था, इसलिए वो मीरा पर जानबूझकर भड़क कर कहने लगी, बेशरम लोग होते हैं जो जानबूझकर 2 जोड़े के बीच में हमेशा आने की कोशिश करते हैं। शायद उनसे देखा नहीं जाता कि अगर 2 जोड़े एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बना रहे हैं तो बस उनके बीच कैसे भी आकर उन्हें अलग कर दें। मीरा ने भी उसी भड़कते हुए सुर में कहा, वैसे देखा जाए तो बेशरम तो तुम हो जो मेरे और अनुभव के प्यार के बीच में पहले आई थी। ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा वशीकरण है। ये तुम्हारी खुशियों के आखिरी दिन है, क्योंकि वशीकरण का असर अनुभव पर ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। चंदा ये सारी बातें सुनकर और भड़क गई। उसने घमंड से मीरा को बोला, तुम मुझे और अनुभव को साथ साथ हम बिस्तर देखकर इतनी जल रही हो, तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही है कि अनुभव और मेरे बीच में जो है वो वशीकरण नहीं, वो हमारा सच्चा प्यार है, जो इतना गहरा है कि आज अनुभव तन मन से मेरे साथ मेरे बिस्तर पर है। मीरा ने चंदा से कहा, अनुभव को तुमसे प्यार हो ही नहीं सकता और ना ही तुम्हें किसी से प्यार हो सकता है। ये तुम्हारी वासना है जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है और उसकी पवित्रता क्या होती है। चंदा ने अनुभव की ओर देखकर मीरा से कहा, कुछ दिन पहले तुम अगर ये सारी चीजें मुझे कहती ना तो शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती, पर अब मुझे मेरे अनुभव पर, मेरे प्यार पर पूरा यकीन है कि ये जो हमारे बीच है वो प्यार है, वशीकरण नहीं। और ये जितनी जल्दी तुम समझ पाओगी उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मीरा ने अनुभव की ओर देखकर कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका है, कौन किसका सच्चा प्यार है और किसकी शक्तियां किस पर भारी हैं। अनुभव, थारे को इससे डरने की कोई जरूरत ना है। थारे को जो भी कहना है वो महारे को साफ साफ कह। तो इस महल में महारी वजह से आया था, इस मुसीबत में महारी वजह से फंसे हैं, पर तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। मैं थारे को जल्द आजाद करूंगी और ये महारी अपने आप से सौगंध है। अनुभव बस चुपचाप से मीरा की सारी बातें अपने चेहरे को नीचे करे सुन रहा था, जैसे कि वो अभी भी चंदा के वशीकरण के प्रभाव में था और वो चाहता भी था कि मीरा के मन में ये विश्वास जताना होगा कि वो अभी भी चंदा के वशीकरण में था। उसने मीरा की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। चंदा इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। वो मीरा को सम्मोहित करना चाहती थी, पर उसके इस मंत्र का मीरा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मीरा अपनी माँ अंबा के दिए भैरवनाथ के दिव्य कवच के कारण सुरक्षित थी। अपना जादू मीरा पर ना चलता देख चंदा का मुंह उतर गया था। वो गुस्से से मीरा को घूरे जा रही थी। मीरा ने चेतावनी देते हुए चंदा से कहा, तुम अब ये वशीकरण किसी और को सम्मोहित करने के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी काला जादू मुझ पर नहीं चलने वाला।
तुम बस अब अपनी फिक्र करो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसे तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की, उसका अब हिसाब करूंगी मैं। सारी बातें सुनकर चंदा का मुंह उतर गया था और मीरा वहां से निकल गई। इधर महल से दूर अंबा और तंत्रा नील जीव के पीठ पर बैठकर समंदर के अंदर आ गए थे। जैसे जैसे अंबा और तंत्रा समुद्र की गहराइयों में जा रहे थे, चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी और कुछ जल परियां भी उनके साथ तैर रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसे लग रहा था कि अंबा और तंत्रा उस समंदर में तैर नहीं रही थी, बल्कि उड़ रही थी, क्योंकि नीला जीव और समंदर के पानी का रंग एक ही था। थोड़ी ही देर में अंबा और तंत्रा समंदर की अटल गहराई में पहुंचे, जहां जमीन पर पत्थर और रेत बिछी हुई थी, और वहीं अंदर गहराइयों में पत्थरों के छोटे छोटे पहाड़ थे। उन्हीं पहाड़ों के बीच से एक सतरंगी रोशनी दिखाई दे रही थी। उस अभेद्य रोशनी की दीवार के उस पार एक जादुई शहर बसा हुआ था। अंबा और तंत्रा रोशनी के बहुत करीब आ पहुंचे थे और उस रोशनी से अंबा और तंत्रा को एक रास्ता दिखाई दिया। उसी रोशनी के साथ नीला समुद्री जीव आगे बढ़ता गया, जहां नीली चमड़ी और सुनहरी आंखों वाली किसी देवी जैसी तिमिर लोक की रानी जल रानी उनके स्वागत में खड़ी थी। जल रानी अंबा और तंत्रा के साथ आगे बढ़ रही थी। अंबा और तंत्रा अपनी आंखों से जादुई नगरी बहुत वर्षों के बाद फिर से देख रही थी। ये नगरी इतने वर्षों बाद इतनी बदल गई थी कि अंबा और तंत्रा खुद भी अचंभित हुए जा रहे थे। एक से एक बढ़कर अद्वितीय जीव थे। यह दृश्य देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में जो जादू था वो कहीं और से नहीं, तिमिर लोक से ही आता था। जल रानी को पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार अंबा और तंत्रा क्यों आई थी। जल रानी ने अंबा से कहा, स्वागत है तुम दोनों का तिमिर लोक में। बहुत कम समय में ही तुम लोगों ने तांत्रिक की शिक्षा पूरी की थी और मेरी जादुई दुनिया छोड़कर अपने पृथ्वी लोक वापस चले गए थे। तो आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? तंत्रा ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, पर हमें आपसे कोई जरूरी काम है और उसी कारण हम आपसे मिलने आए हैं। बल्कि कहिए तो आना पड़ा। आपके अलावा और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। वत्सल बाबा की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि हमें और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो हम आपसे मदद मांगने आ पहुंचे। अंबा और तंत्रा जल रानी के साथ साथ चल रही थी। जल रानी ने अंबा और तंत्रा को कहा, इतना सुरक्षित तिमिर लोक छोड़कर तुम दोनों को वापस जाने की जरूरत ही क्या थी? अब भी हमारी राय मानो और तुम अब यहीं रह जाओ। जो तुम्हारे और बाबा के बीच चल रहा मुकाबला है वो भी खत्म हो जाएगा और तुम्हें वत्सल बाबा के साथ आगे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। अंबा और तंत्रा ने एक दूसरे को देखा। अंबा ने जलरानी से कहा, मेरी बेटी मीरा से उसकी 100 बरस उम्र के लालच में एक राजा ने जबरदस्ती शादी कर ली। ये समस्या अभी सुलझा ही रहे थे कि तभी वत्सल बाबा ने मेरी बलि चढ़ाकर खुद अमर होने के उद्देश्य से मीरा के जीवन में तूफान खड़ा कर दिया। मेरा अब एक ही मकसद है कि मेरी बेटी मीरा उस शैतान से सुरक्षित हो जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बात जानकर जल रानी एकदम से चौंक गई। जल रानी ने आंखें बंद करके हवा में हाथ लहराते हुए कहा, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मीरा खुद इतनी शक्तिशाली है। तुम्हें उसके लिए डरने की तो कोई वजह ही नहीं है। वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती है। वैसे तुम दोनों यहाँ रहकर भी उसकी सहायता कर सकते हो। तंत्रा ने अपनी भावनाओं को दर्शाते हुए जल रानी को कहा, मीरा अभी भी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है। वो भले ही वत्सल बाबा की शक्तियों का सामना कर सकती है, लेकिन उसके चालाकियों का नहीं। मीरा बहुत ही ज्यादा भावुक है, वो इतना सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक वत्सल बाबा को ठिकाने ना लगा दे। जल रानी ने यह कहकर अंबा और तंत्रा को चौंका दिया। तुम दोनों तो क्या, इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो वत्सल बाबा की जान ले सके। यहाँ तक कि हम भी ऐसा नहीं कर सकते। उसने जो सिद्धियां हासिल की है वो असाधारण किस्म की नहीं है। उसने पाताल लोक के राजा से तांत्रिक शक्ति पाई है। ये भूल जाओ कि तुम उसे मार पाओगे। अंबा की चिंता सही थी। उसने जल रानी से मिन्नत की, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप हमें कोई ऐसा तरीका बताओ
जिससे कम से कम उस वत्सल बाबा की हम जान ना ले सके, तो भी हम उसकी उससे शक्तियां छीन ले, उसे कमजोर कर दे या उसे बंदी बना सके। जल रानी ने कुछ ना कहकर बस अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ ऊपर बढ़ाए। कुछ वक्त के बाद ही उनके हाथों में एक चाबुक आ गया। उस चाबुक को अंबा और तंत्रा को देते हुए जल रानी ने कहा, ये कोई साधारण चाबुक नहीं है। इस चाबुक से तुम्हें वत्सल बाबा के ऊपर 3 बार प्रहार करना होगा। ऐसे में उसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, पर बहुत ध्यान से, क्योंकि जब तक लगातार तीसरा प्रहार नहीं होगा तब तक उसकी शक्तियां नहीं जाएंगी। अंबा और तंत्रा को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था। वहां तिमिर लोक में समय गंवाना व्यर्थ था। जल रानी को अलविदा कहकर दोनों फिर से उसी नीले समुद्री जीव पर सवार होकर उसी रास्ते लौट आई। जमीन पर उनके उतरते ही बर्फ जम गई। वत्सल बाबा इधर अंबा और तंत्रा के तिमिर लोक यात्रा की बात सुनकर एकदम से तिलमिला गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसके खिलाफ जा रही थी और वत्सल बाबा को पता था कि कहीं ना कहीं इस वजह से उसका सर्वनाश हो सकता था। सफेद खोपड़ी और सुनहरी खोपड़ी भी बाबा को देखकर थोड़े बहुत डर से गए थे और चुपचाप बाबा के सामने हवा में उड़ रहे थे। बाबा ने एकदम से दोनों खोपड़ी से कहा, हमें अंबा और तंत्रा को संभालना होगा, फिर हम काली खोपड़ी को बचाने जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी, फिर मैं उसकी जान बचा लूंगा। अगर कल को मैं ही नहीं बचा तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? सुनहरी खोपड़ी ने बाबा से कहा, हाँ, बस आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है, हम दोनों तैयार हैं। वत्सल बाबा ने दोनों को लगभग चेतावनी देते हुए कहा, इतना आसान नहीं होगा अंबा और तंत्रा को हराना, क्योंकि इस बार वो तिमिर लोक से लौट रहे हैं। इसका मतलब वो अपने साथ कोई ना कोई बड़ी शक्ति के साथ लौटेंगे। तो हमें अपने आप को इतना तैयार करना है कि हमारे पास उनसे भी बड़ी शक्ति हो। वत्सल बाबा ने एक भद्दे से कपड़े का बना हुआ पुतला बनाया। उसे बड़े जतन से अपने सामने एक आरामदेह आसन बनाकर रख दिया। अपनी बलि वेदी की भस्म उसके ऊपर छिड़का और कई तरह के जानवरों के खून से उसको नहलाया। जमीन पर दंडवत लेट गया और मंत्र पढ़ने लगा। पूरे जंगल में शमशान जैसी बदबू फैल गई। काले धुएं से एक बौना प्रकट हुआ जो मुश्किल से 3 फीट का था। दिखने में बहुत ही कुरूप था और इतना भयानक था कि आम आदमी उसे देखते ही मर जाए। पाताल लोक के राजा का सबसे नजदीकी सेवक था वो, जिसका नाम किंकर था। बाबा ने किंकर से कहा, जय हो पाताल लोक की। तुम्हें पता है ना किंकर, मैंने तुम्हें क्यों याद किया? अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मुझे अंबा और तंत्रा को परास्त करना है, बल्कि उनका खात्मा करना है। इस बार वो मुझसे मुकाबला करने आ रहे हैं। तिमिर लोक से कोई अमोघ शक्ति लेकर लौट रहे हैं। यदि मैं ही ना रहा तो कापालिक राजा की सत्ता यहाँ से मिट जाएगी। अपनी अजीबोगरीब आवाज, जो मनुष्य जैसी बिल्कुल नहीं थी, जो सुनने में बहुत कर्कश थी, किंकर ने वत्सल बाबा को आश्वस्त किया। अपने हाथ में रखे एक चमकदार पत्थर को दिखाया। वो पत्थर हीरे की तरह चमक रहा था। वो पत्थर वत्सल बाबा को देते हुए किंकर ने कहा, ये है तुम्हारा जीवन रक्ष, जो तुम अपने जीवन में बस एक ही बार उपयोग कर सकते हो। इसका एक बार उपयोग होने के बाद ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। कोई भी दुश्मन हो, ये उसका नामो निशान मिटा देगा। इसके एक ही वार से उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी। ठहाके लगाते हुए किंकर गायब हो गया। वत्सल बाबा उस अमोघ हथियार की ओर देखे जा रहा था और खुश भी हुआ जा रहा था कि जल्द ही उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अंबा और तंत्रा उसका सामना अब नहीं कर पाएंगे। अंबा की बलि चढ़ाकर वो अमर हो जाएगा। क्या ये मुमकिन था? वत्सल बाबा उस अमोघ हथियार के बल पे तंत्रा और अंबा की जान ले सकता था? या फिर क्या ये मुमकिन था कि अंबा और तंत्रा उस चाबुक के दम पर वत्सल बाबा को शक्तिहीन कर पाएंगे?
तंत्रा और अम्बा तिमिर लोक से निकलकर वापस जा रहे थे। वो दोनों बर्फ वाली पहाड़ी के आखिरी पड़ाव में थे, जहाँ पर बहुत ही कम बर्फ थी। जैसे ही बर्फ वाली चट्टानें खत्म होने को थी और कुछ ही वक्त में घने जंगल का रास्ता आने वाला था, तंत्रा और अम्बा अपने अपने घोड़ों को तेजी से आगे भगाए जा रहे थे। दोनों ही अपने मन में कुछ न कुछ सोच रहे थे। बस घोड़े की दौड़ने की आवाज मात्र आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से तंत्रा को याद आया कि वो अब तंत्र नगर लौट नहीं सकती थी, क्योंकि तंत्र नगर का सर्वनाश हो गया था। उसे इसका आभास अभी अभी हुआ। तंत्रा ने घोड़ा रोकते हुए अम्बा से कहा, हम तंत्र नगर वापस नहीं जा सकते, पर हमें कैसे भी करके मीरा को ये खबर करनी पड़ेगी कि हम दोनों इतने दिनों से उससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे थे। अम्बा ने भी तंत्रा की बात सुनते ही घोड़े को रोक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हवाओं से जान लिया कि तंत्र नगर उद्ध्वस्त हो चुका है। वैसे तो मीरा हमारे लिए परेशान ही होगी, हमें कुछ न कुछ करके उससे संपर्क करना ही पड़ेगा। तभी तंत्रा अपने घोड़े से नीचे उतर आई और वो बर्फ के ऊपर बैठकर मंत्र का जाप करते हुए उसने एक बर्फ की गुड़िया बना ली, जो पूरी सफेद रंग की थी। वो 5 साल की बच्ची जितनी बड़ी थी। तंत्रा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी आंखें बंद करके उसमें कुछ मंत्र का जाप किया। उसके ऐसा करते ही जैसे उस गुड़िया में जान आ गई। उसे जमीन पर रखते हुए तंत्रा ने उस गुड़िया से कहा, तुम जाकर मीरा को हमारा संदेश आ दो कि हम दोनों तिमिर लोक से लौट आए हैं। वहां से हमने वत्सल बाबा की शक्तियों को नष्ट करने का उपाय ढूंढ लिया है। इसीलिए मैं और अम्बा उसका सामना करने के लिए जा रहे हैं। तंत्रा ने अपना संदेश बोलने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मंत्र जाप करते ही वो बर्फ की गुड़िया अदृश्य हो गई। गुड़िया के अदृश्य होते ही तंत्रा ने अपने घोड़े पर बैठ अम्बा के साथ आगे की यात्रा शुरू की। अम्बा ने चाबुक की ओर देखा और तंत्रा ने अम्बा की ओर, मानो वो दोनों एक दूसरे से कह रही हो, बस कुछ समय और फिर वत्सल बाबा की मनमानी नहीं चलेगी। दोपहर का समय था। महल में हर तरफ सन्नाटा था। चंदा गहरी नींद में सो रही थी। अनुभव ने धीमे से चंदा को जगाने की कोशिश की, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि वास्तव में चंदा गहरी नींद में थी। जब अनुभव को पूरी तसल्ली हो गई, तो वो चुपके से दबे पांव चंदा के कमरे से निकला। सधे कदमों से आहिस्ते आहिस्ते महल की सीढ़ियां उतरकर वो बरामदे में आ गया। राजा वीर सिंह उस वक्त अपने राज दरबार में होता था। ये बात अनुभव को अच्छे से पता थी। कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे, सो अनुभव ने खिड़की की ओर जाने वाला रास्ता चुना और चोर की तरह मीरा के कमरे में दाखिल हो गया, जहां मीरा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवार रही थी। उसने आईने में अनुभव को खिड़की से दाखिल होते हुए देख लिया। बिना मुड़े मीरा ने अनुभव से कहा, थारे को बहुत जल्दी याद आ गई मारी। लगता है मारे कुछ किए बिना ही वशीकरण का जादू उतर गया है, या कहीं तो उस चंदा के कहने पर तो मारी जासूसी करने तो यहाँ नहीं आया है। मीरा जानबूझकर ऐसा बोल रही थी ताकि उसे अनुभव की असलियत का अंदाजा हो सके। अनुभव ने मीरा से कहा, ऐसी बात नहीं है मीरा, पूरे दिन में कुछ पल ही होते हैं जब मैं चंदा के वशीकरण से मुक्त होता हूँ। यही पल होते हैं जब मेरी नजर तुझे ढूंढती है। हर रोज मैं ऐसे ही तेरे पास आने के लिए तड़पता हूँ, पर क्या करूं, एक तरफ चंदा का खौफ होता है और दूसरी तरफ राजा का। मेरा यकीन कर, ये सारी बातें मैं तुझे अपने पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूँ। मीरा ने अनुभव को जांचने की नीयत से कहा, लगता है चंदा ने थारे को यहाँ भेजा है, मन ने यकीन दिलाने कि तू अभी भी महारा वही अनुभव है। एक सवाल का जवाब दे, ये बता कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। अनुभव ने बड़ी ही सादगी से मीरा से कहा, यह भी भला भूलने की बात है, मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम दिन भी भूल सकता हूँ क्या। हम दोनों कुएं के पास मिले थे और तूने बड़े ही प्यार से अपनी मटकी से पानी जो पिलाया था। मीरा को अनुभव पे आधा यकीन तो हो गया था, फिर भी अपनी पूरी तसल्ली के लिए उसने अनुभव से दूसरा वाकया पूछा, क्योंकि वो कोई खतरा उठाना नहीं चाहती थी। तो बता, जब माँ ने थारे से हमारी ब्याह की बात की थी, तो तूने दहेज में क्या मांगा था, बोल। अनुभव एक पल के लिए चुप हो गया, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर बोला, मेरा यकीन कर मीरा, मैं तेरा वाला वही अनुभव हूँ जो तेरे प्यार में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था, और आज भी तैयार हूँ। यकीन कर मीरा, ये क्या ऊटपटांग सवाल पूछे जा रही है। मीरा ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। अनुभव ने खींच कर कहा,
देख मीरा, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कोई दहेज नहीं मांगा था, और दूसरी बात ये, तूने और कोई सवाल पूछा ना तो यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अनुभव के इतना कहते ही मीरा ने उसे गले से लगा लिया। सारी कड़वाहट दूर हो गई। मीरा को उसका जवाब मिल गया था। अनुभव अब सचमुच में चंदा के वशीकरण के प्रभाव में नहीं था। मीरा की खुशी उसके आंसुओं के रूप में छलकने लगी। अनुभव ने मीरा का विश्वास जीतते हुए कहा, मैं चंदा के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार चंदा क्या चाहती है, वो कौन सी योजनाएं बना रही है। तुझे हराने के लिए उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो वो तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। मैं बस तुझे उससे सुरक्षित करने के लिए उसके पास जाता हूँ, पर दिल से मैं बस तेरा ही हूँ और तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ। अनुभव ने मीरा से कहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तेरे मेरे बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी गलतफहमी है, वो दूर हो जाए और हम फिर से एक हो जाएं। इसके अलावा मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे क्या बोला है, किसी ने मेरे ऊपर क्या किया। मैं बस चाहता हूँ कि तू हमेशा मेरे पास रहे, मेरी बनकर। बस एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे विश्वास पर खरा उतरूंगा। मैं कभी तुझे अपने से दूर नहीं करूंगा। मीरा को कहीं ना कहीं अनुभव की बातों में सच्चाई लग रही थी, क्योंकि जो भी अनुभव कह रहा था वो सारे पल मीरा ने हकीकत में अनुभव के साथ गुजारे थे। अभी 2 पल ही हुए थे। मीरा ने अनुभव को गले लगाया था, पर उसी 2 पल में अनुभव ने मीरा से दूर होते हुए कहा, अभी मुझे चलना होगा। अगर चंदा ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो उसको मुझ पर शक हो जाएगा और वो इसका बदला भी तुझसे ही लेगी। मैं तुझे किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मीरा ने अनुभव से कहा, तू भी फिक्र मत कर, मैं कुछ ही समय में चंदा का ये वशीकरण थारे ऊपर से उतार दूंगी और तुझे मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं खुद की सुरक्षा करना जानती हूँ। तू अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचा कर। अपना ख्याल रखना। जैसे ही माँ और मौसी से भेंट होगी तो इस समस्या का हल भी निकल आएगा। अनुभव अपनी एक मुस्कुराहट देकर वहां से चला गया। अनुभव के जाते ही मीरा के चेहरे पर एक परेशानी थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए थारी जिंदगी को भी खतरे में डाल रही हूँ, पर क्या करूं? इस महल में हमारी माँ के पुराने गहरे राज छुपे हैं। इस महल से उनका एक पुराना जुड़ाव है जिसे मुझे पता करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। ये बात सोचते सोचते मीरा अपने कमरे से बाहर निकलकर खंडहर वाले मंदिर की ओर बढ़ गई, जहाँ महाकाली की मूर्ति थी। मंदिर के बाहर से ही माँ काली के मूर्ति को निहारती मीरा के मन में ऐसा भक्ति भाव जागा कि मंदिर की वो प्रदक्षिणा करने लगी, अपने आप से बहुत सारे सवाल करते हुए। और उसी प्रदक्षिणा के साथ साथ उसकी नजर बार बार अजिंक्य को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अजिंक्य मंदिर के अंदर ही छिपा रहता था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब मीरा को अजिंक्य नहीं मिला तो मीरा ने वापस जाने की सोची, पर जाते जाते मीरा के मन में एक श्रद्धा सी जाग गई कि उसे मंदिर के अंदर जाकर माँ काली की मूर्ति के आसपास साफ सफाई कर देनी चाहिए। मीरा मंदिर के अंदर गई और वहां पड़े बासी फूल और सूखे पत्ते साफ करने लगी, ये सोचकर कि मंदिर में ऐसे बासी फूल और सूखे पत्तों का होना अशुभ था। पत्ते और फूल साफ करते करते मीरा के हाथों माँ काली की मूर्ति के चरण स्पर्श हो गए और उसी वक्त एकदम से माँ काली की मूर्ति घूम गई। जैसे ही माँ काली की मूर्ति गोल घूमी, वैसे ही एक दीवार का हिस्सा मीरा को दिखाई दिया। मीरा के मन में एक जिज्ञासा जाग गई कि आखिरकार ये क्या है। मीरा उस दीवार के पास गई तो उसे वहां एक गलियारा दिखा। उसने अंदर जाकर देखा तो पाया उस गलियारे के अंतिम छोर पर एक विशाल दरवाजा था। मीरा ने उस दरवाजे को खोला तो पाया कि वहां एक ग्रंथालय था। उस कमरे में बहुत सारी किताबें थी, बड़े बड़े ग्रंथ थे, कुछ तंत्र विद्या की किताबें थी। पूरा कमरा बस ग्रंथ और किताबों से भरा था। मीरा की नजर किताबों से भरे कमरे से हट ही नहीं रही थी, इसलिए उसकी नजर हर एक किताब पर जा रही थी। कुछ किताबों को वो अपने हाथ से छू रही थी, उनके पन्ने पलट पलट कर देख रही थी। कहीं ना कहीं मीरा को अचानक से महसूस होने लगा था कि इन किताबों से उसका कोई ना कोई वास्ता जरूर था। तभी मीरा की नजर एक किताब पर गई, जो किताब पेड़ के पत्तों जैसी दिख रही थी और चमड़े के जिल्द से बंधी हुई थी। वो मंत्र मुग्ध हो गई, मानो वो किताब उसे अपनी ओर खींच रही हो। वो किताब पेड़ के पत्तों से ही बनी हुई थी।
उस किताब को मीरा ने खोला और जैसे ही अपना हाथ उसके पन्नों पर फेरना शुरू किया, अचानक से पेड़ के पत्तों से बनी किताब पर अक्षर उभरने लगे। रंग बिरंगे चित्र नजर आने लगे। तस्वीरों को देखते ही मीरा समझ गई, ये किताब उसकी माँ से जुड़ी हुई थी। उसने उस किताब को अपने सीने से लगा लिया और उसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ को ही गले लगा रही थी। उसने वो किताब उठा ली क्योंकि वो एक जगह सुनिश्चित करके उस किताब के पन्ने पलटना चाहती थी। चलते चलते उसकी नजर हर एक किताब पर जा रही थी और देखते देखते वो आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो उस कमरे के बीचों बीच आई, वहीं उसे एक आरामदेह कुर्सी पर वत्सल बाबा बैठे हुए दिखाई दिया। वत्सल बाबा ने मीरा को देखा और उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। वत्सल बाबा को एकदम से देखकर अचंभित मीरा उसके सामने वैसे ही खड़ी रह गई, मानो उसे कोई गहरा सदमा पहुंचा हो। मीरा को देखकर वत्सल बाबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। पहले की तरह उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी कि वो मीरा के ऊपर किसी तंत्र मंत्र से हमला करता। ये मुस्कुराहट साफ साफ दर्शा रही थी कि जैसे बहुत दिनों से वत्सल बाबा को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। मीरा अब भी निशब्द थी। वहीं वत्सल बाबा आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने अपना दाहिना पैर उठाकर अपने बाएं जांघ पे रखा। अब मीरा एकदम से सतर्क हो गई और उसने अपने सुरक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते ही मीरा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्माण हो गया जो अदृश्य था। मीरा हर संकट से मुकाबले के लिए तैयार थी। क्या मीरा इस बार वत्सल बाबा का सामना करने के लिए तैयार थी? क्या अनुभव सचमुच में मीरा का साथ देगा और चंदा को धोखा देगा? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।